गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे, कल बिट्स कंप्लीट हो जाता है, किसी को कोई डाउट कुछ प्रॉब्लम किया? तो आज हम करेंगे क्या, डॉग्स। ठीक है, डॉग्स डॉगलस बेसिकली साइंटिस्ट था, ठीक है, जिन्होंने क्या बताया, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर एक ऑब्जर्वर और सोर्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, तो मैं ऑब्जर्व सोर्स हूँ और तुम क्या हो, ऑब्जर्वर, राइट ना। तो ये देखा गया कि अगर एक ऑब्जर्वर और एक सोर्स रिलेटिवली एक दूसरे के साथ मोशन में, राइट, रिलेटिव मोशन में, तो क्या होता है, the actual frequency emitted by the source is not observed by the object, right ना। actual frequency observed नहीं किया जाता है, वो क्या होता है, जो frequency होता है, जो observed frequency होता है, that is different from the actual frequency, और इसी phenomena को क्या कहते हैं, डॉग्लस, राइट। हम लिखेंगे if two object and observer and the source of sound are in relative motion, relative motion, then the observed frequency, observed frequency of the observed frequency by the observer is different from the actual frequency emitted by the source. Right? Emitted by the source due to relative motion. Relative motion between the source and object. This phenomena is called Doppler's effect. It is the actual apparent frequency जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स इमिट, राइट। तो जो ऑब्जर्व किया गया फ्रीक्वेंसी है वो इमिटेड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होता है, कब, when two objects are in relative motion with respect to each other. अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, दो ऑब्जेक्ट मतलब क्या, एक सोर्स एक ऑब्जर्व, राइट ना। तो क्या होता है, एक्चुअल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। यही फेनोमेना, यही घटना जो है क्या कहलाता है, डॉपलर्स इफेक्ट कहलाता है। मतलब डॉपलर्स इफेक्ट क्या है, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज different from the actual frequency due to relative motion between the source and object. Not
किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। Then up to here. Everyone, जो आ रहे हो लेट, फास्ट फ्लो डाउन करो। I'm waiting, but write fast. राइट ना, चलो इसको देखो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि अलग अलग रिलेटिव मोशन क्या है। जैसे ये दो, ये सोर्स है या ये ऑब्जर्वर, दोनों में से एक सोर्स अगर एक ऑब्जर्वर है, क्या हो सकता है, या ये दिस वन कैन बी स्टेशनरी एंड सोर्स कैन बी मूव। या तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो सकता है, सोर्स मूव कर सकता है, या सोर्स स्टेशनरी हो सकता है और ऑब्जर्वर मूव कर सकता है, या दोनों मूव कर सकता है। राइट ना, कितने कंडीशन हो गए, सोर्स स्टेशनरी, ऑब्जर्वर इज इन मोशन। फर्स्ट इसके दो तरह से, इसके भी दो कंडीशन है। सोर्स इज, अगर ऑब्जर्वर मोशन में है तो ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, अवे फ्रॉम द सोर्स। राइट ना, दूसरा क्या हो गया कि ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड सोर्स इज इन मोशन। अगेन सोर्स इज कैन अप्रोच द ऑब्जर्वर एंड सोर्स कैन रिसीव फ्रॉम द ऑब्जर्वर। राइट ना, सोर्स जो है ऑब्जर्वर के पास जा सकता है, दूर जा सकता है, दो कंडीशन ये भी होगा। अब दोनों ही मूव कर सकता है, हो सकता है कि एक पास जाना चाहे, दूसरा दूर जाना चाहे। राइट ना, ऑब्जर्वर इज कमिंग टुवर्ड्स द सोर्स एंड सोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। दूसरा कंडीशन, सोर्स इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स। राइट, या फिर दोनों एक दूसरे के पास आ रहा है या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। कितने कंडीशन हो सकते हैं, दोनों ही मूव कर सकता है। इस तरह से चीजें, और इफेक्ट विंड ब्लो का भी इफेक्ट अगर मीडियम है, मीडियम इमोशन में है तो उसका भी असर इफेक्ट होता है। राइट ना, तो वही हम देखेंगे कि कंडीशन देखेंगे कि किस तरह का कितना फ्रीक्वेंसी होता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कैसे वैरी होता है। ठीक है, देखेंगे। फर्स्ट इस फर्स्ट if source, if observer source is at rest, then observer is moving. Towards the right, क्या लिखा हमने, if source is at rest and observer is moving towards the source. राइट, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, मान के चलो नहीं, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करो ये हमारा सोर्स है, साउंड का सोर्स है सपोज करो, राइट, इसको हम क्या कह रहे हैं, सोर्स है, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, राइट, और ऑब्जर्वर क्या करता है, वी ओ वेलोसिटी टुवर्ड्स द सोर्स मूव करता है। राइट ना, अगर ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ पे ये जो सोर्स है
सोर्स जो साउंड क्रिएट कर रहा है इसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है? जीरो। कैसे पता चला? क्योंकि हमने कहा कि सोर्स रेस्ट में है। अब ये इससे जो साउंड इमिट हो रहा है ये किधर जाएगा ना? वेलोसिटी ऑफ साउंड को v से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट ना? हम लिखेंगे इन दिस केस in this case the wavelength of the sound wave is lambda equals to क्या लिखेंगे? velocity of sound divided by क्या? frequency। v equals to क्या लिखते हैं? nu lambda लिखते हैं। velocity of sound divided by frequency लिख देंगे। ये actual frequency होगी। राइट? हम लिखेंगे in this case wavelength of the sound wave is lambda equals to v by f is remains c at a relative motion and the relative motion या relative velocity of sound with respect to observer। इसको नोट डाउन कर देते हैं। with respect to observer क्या velocity of sound with respect to observer क्या हो जाएगा? relative velocity क्या हो जाएगा? इसको लिख देंगे velocity relative velocity। क्या लिखेंगे? अब देखो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। relative velocity क्या होता है? जैसे ये 10 चला ये भी 10 तो पर सेकंड स्पीड डिस्टेंस कितना कम हो रहा है? 20। राइट ना? तो ये स्पीड ऑफ साउंड है, दिस इज स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v velocity of sound divided by velocity plus velocity of observer। then the apparent frequency, then the observed frequency apparent frequency suppose करो fs बराबर हम लिखेंगे क्या? velocity relative velocity divided by क्या? with, right? तो relative velocity divided by with, तो apparent frequency fs जो है इसको हमने relative velocity क्या है? v plus v observer और lambda की वैल्यू क्या है? एक्चुअली यहाँ पे v by f, राइट ना? आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या? apparent frequency that is equals to v plus v observer divided by v। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नोट डाउन कर apparent frequency Then up to here अरे वो लिखेंगे इसको लिखो ना जितना बताया इसको देखो
जो समझ आ जाता है खुद ही कि जब आप अपोजिट हो जाएगा तो नेगेटिव लिख देंगे, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? Done up to here, everyone? Anyone any doubt up to here? Done? Next condition is to be is second equation. Right? If source is exist and observer is moving away from the source, away from the source. Right? Away from the source. अगर सपोज करो ये सोर्स है, राइट, अगर ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है, 0 है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज दिस, एंड यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है इस प्लेटफॉर्म पे, और ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है क्या करता है, ये रिसीव करना चाहता है, दूर जाना चाहता है, राइट ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, wavelength of the sound, lambda equals to v by frequency. Frequency f क्या है, f frequency which is actual frequency emitted by the source, right ना? तो lambda की वैल्यू क्या लिखेंगे, v by f लिख दिया, और relative velocity of sound with respect observer, क्या लिखोगे, वी आर की वैल्यू क्या लिखोगे, क्योंकि ये देखो, ये सपोज करो 100 क्रॉस किया, ये अगर रुका हुआ है, अगर ये 100 आगे की तरफ ट्रैवल किया, इसका मतलब सेपरेशन 100 डिक्रीज हुआ, लेकिन उसी टाइम पे अगर इसने 10 आगे चला गया तो सेपरेशन 100 डिक्रीज नहीं हुआ, 90 डिक्रीज हुआ, राइट? मतलब क्या, v माइनस v, हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑलरेडी पढ़ा था, तो v माइनस v, राइट ना? apparent frequency observe क्या लिखेंगे, f प्लस क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या, वेवलेंथ, तो यहां से लिख देंगे क्या, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो यहां पे v माइनस v डिवाइडेड बाय लंबाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, v बाय f is the actual frequency emitted by the source, this is the value v minus v observer divided by okay, not in अब देखो यहाँ से हमें ये पता चला v माइनस v फ्रीक्वेंसी जो होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा,
कब डिक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी? जब ये रिसीव करता है। इट मींस अगर दो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी जो अपीरेंट होगा वो क्या होगा? ज्यादा, पिच ज्यादा होगा। तभी हमें पता चलता है जैसे हम चल रहे हैं तो पीछे से गाड़ी आ रही है, बाइक इज अप्रोचिंग अस और रिसीडिंग फ्रॉम अस। तो ये सारी चीज हमें कैसे पता चलता है? तो एक्चुअली जब हमारे पास आ रहा होता है हमें फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और जो पिच होता है वो क्या होता है? डिफरेंट लगता है, राइट। जैसे जैसे अप्रोच कर रहा है तो पिच क्या होता है? बढ़ जाता है, और पिच बढ़ जाता है मतलब इससे रिलेटेड करता है फ्रीक्वेंसी से, मतलब अप्रोचिंग ऑब्जेक्ट हैविंग ग्रेटर ऑफ अप्रोचिंग सोर्स जो साउंड क्रिएट करता है हैविंग ग्रेटर पिच एंड फ्रीक्वेंसी, राइट ना। जिस बेसिस पे हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर पाते हैं कोई चीजें हमारे पास आ रहा है या दूर जा रहा है, राइट ना। उसकी क्या होता है? पिच डिक्रीज करता है और गोइंग अवे फ्रॉम द फ्रॉम अस और फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड गोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, और पिच क्या होता है? बढ़ जाता है। तो मैंने क्या कहा कि पिच और फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी ऑफ वेव, अपीयरेंस ऑफ वेव में, साउंड में हमने पढ़ा था। पिच से हमें ये पता चलता है कि आवाज किसकी है, ठीक है, किधर जा रहा है, इस तरह से चीजें, ठीक है, डिफरेंशिएट कर पाते हैं वॉइस में, नॉट ओनली डन अप टू हियर। अब इन दोनों अगर केस को कंबाइन कर दोगे तो प्लस माइनस कंबाइन भी लिख सकते हो, और तुम साइन कन्वेंशन ध्यान ये रख सकते हो, इफ the separation is decreasing, if the separation is decreasing, then the apparent frequency is increasing. If separation is increasing, then apparent frequency is decreasing. Okay, हम लिखेंगे now combine and combine combining case 1 and apparent frequency. Apparent frequency मैंने क्या बोला? अलग अलग कंडीशन हो सकता है। सोर्स रेस्ट में, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव करने के भी दो कंडीशन हो सकते हैं, पास आ रहा है या दूर जा रहा है, राइट। तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जब हम लिखेंगे, हम लिखेंगे एफ, हम कंबाइन यहां पे कह रहे हैं अगर पास जा रहा है दूर भी जा रहा है, या दोनों पास या आ रहा है या दूर जा रहा है, दोनों से कोई कंडीशन है, हम कंबाइन प्रोसेस को लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं? v प्लस माइनस vo divided by into क्या? एक्चुअल, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए आपका मतलब क्या? अगर अप्रोच कर रहा है तो प्लस, रिसीव कर रहा है तो माइनस, पास आ रहा है तो प्लस, दूर जा रहा है तो माइनस। लिख दिया हमने। तो हमें यहाँ पे कंबाइन भी हमने लिख दिया, पास आ रहा है तो उस हिसाब से साइन कर देंगे, और दूर जा रहा है उस तरह से माइनस साइन कर देंगे, राइट। where v equals to calculate speed of sound, right? Speed of observer, the velocity of sound, एक ही बात है, सेम लाइन में ये मोशन की बात हो रही है। velocity of motion, right? F equals to actual frequency, given limited by the source F dash frequency observed by the observer, मतलब हमें देखो इमिट अलग हो रहा है और हमें अपीयर अलग हो रहा है, हमें लग रहा है कि अलग फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब? व्हाट इट मींस?
इट मींस ये कि जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो एवरेज फ्रीक्वेंसी, मतलब वो एक्चुअल है नहीं, वैसा हमें लगता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हमें ज्यादा अपीयर होता है, उसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, या फिर वही जो ऑब्जर्व होगा वो एक्चुअल के बराबर नहीं है, क्या कहेंगे? ऑब्जर्व, क्या कहेंगे? एवरेज। लिखो फर्स्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम? Done up to here, everyone completed? अब क्या हो सकता है? सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है? सोर्स शुरू कर सकता है, राइट ना? इस पर लिखेंगे ऑब्जर्वर is evidence and source is moving towards the अब क्या है? सोर्स जो है वो भी मूव, राइट? इसको हम सोर्स माना, और ये क्या कर रहा है? साउंड तो जा रहा है डायरेक्शन में, साउंड है, लेकिन क्या कर रही है? सोर्स भी मूव, दिस सोर्स इज आल्सो इन मोशन। जैसे हम बोल भी रहे हैं और हम चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? साउंड की स्पीड तो है, और जो सोर्स है उसके भी स्पीड कुछ है, तो उसको क्या कहेंगे? सोर्स आल्सो इज इन मोशन। ओके, तो यहां से ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, राइट? दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यहां पे कोई ऑब्जर्वर है जो क्या कर रहा है? रेस्ट में। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या है? रेस्ट में। कैसे पता चला? हमने यहां पे लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी ऑब्जर्वर की स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट ना? तो अब यहां पे देखो क्या करें? आपको ऑब्वियस बात है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? apparent frequency will be greater than that of actual frequency। यहाँ पे बच्चों हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है? जैसे दो पल्स जनरेट हुए, राइट ना? यहाँ पे दो पल्स जनरेट हुए, जैसे पल्स यहाँ से एक वेव्स हमने क्रिएट किया, एक वेव्स के बाद दूसरा वेव हमने क्रिएट किया, दोनों पल्स के बीच के डिस्टेंस कितना होना चाहिए? राइट? वन टाइम पीरियड होना चाहिए, राइट? वन टाइम पीरियड में डिस्टेंस जो होगा कितना होगा? मतलब टाइम, वन टाइम पीरियड का मतलब डिस्टेंस गैप होगा, और वन टाइम पीरियड में डिस्टेंस या सेपरेशन कितना हो जाएगा? तो इसको क्या लिखेंगे? v इक्वल्स टू क्या? लैम्डा, राइट? डिस्टेंस इनटू टाइम, क्या लिखेंगे? v इक्वल
लैम्डा इक्वल टू क्या बीटी, देखिए लैम्डा इक्वल टू बी, ये क्या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इतना सेपरेशन होगा दो कंसेक्यूटिव पल्स के बीच। लेकिन क्या होगा अगर ये क्या हो जाएगा मूव करेगा तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो होगा उतना नहीं होगा, कितना लैम्डा के बराबर नहीं होगा, वीटी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये वीटी के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब तक सोर्स भी vs into t के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, जिसके कारण एपरेंट वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा चेंज हो जाएगा। और जब एपरेंट वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी या एपरेंट वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। उस बेसिस पे हम लोग निकालेंगे। In this case the separation between two conjugated wave pulse will not be equals to क्या v into t के बराबर नहीं होगा, because in this duration source also travel distance equals to velocity of source time. Hence frequency, hence wavelength of the wavelength hence the effective wavelength, hence the effective wavelength of the sound is changed. Like actual wavelength क्या होना चाहिए, v plus lambda equals to vt होना चाहिए। इफेक्टिव वेवलेंथ क्या होगा बच्चों, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लिख देंगे लैम्डा इफेक्ट ड्यू टू मोशन, क्या लिख देंगे vt होना चाहिए था स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम पीरियड होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा, कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम से डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे v माइनस velocity of source into लिख देंगे। तो लैम्डा इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों ये होगी, ठीक है, लैम्डा इफेक्टिव 1 by t क्या होगा फ्रीक्वेंसी, व्हाट यू कैन राइट 1 by t लैम्डा इफेक्टिव इक्वल्स टू लिख सकते हो v minus vs divided by actual frequency emitted by the source, where actual frequency emitted by actual frequency emitted by ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो कि सोर्स सिंक द्वारा क्या हो रहा है इमेज। ओके, नोट डाउन कर दो। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ, एनीवन? अब लैम्डा अगर चेंज हुआ तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है स्पीड बाय वेवलेंथ, तो क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड
डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ मतलब इफेक्टिव, राइट। नोट डाउन करो यहाँ तक, डन एवरीवन। प्रॉपर डायग्राम भी ड्रॉ करना ताकि हर कंडीशन अलग अलग बता दूं, एक बार देखोगे जैसे रिवाइज हो जाएगा। और इससे प्रॉब्लम जो होते हैं पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछे जाएंगे प्रॉब्लम, ठीक है। और आसान प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी सॉल्व हो पाएगा। डन अप टू हियर एवरीवन। इफेक्ट सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। इफेक्ट सेम का क्या मतलब? इफेक्ट सेम का मतलब apparent frequency will be greater than that of actual frequency, but as frequency difference will be same, it is not necessary, right? That depends on the speed of source and speed of observer. Done up to here? यहाँ तक हो गया? तो इसमें हमने अभी क्या लिखा है, इफेक्टिव वेवलेंथ हो गया, यहाँ पे वेवलेंथ चेंज होता है, राइट ना। अब देखो फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है वेवलेंथ पे और स्पीड पे। स्पीड चेंज हुआ तो इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया या एपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। अब यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो गया तो इससे एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जो अपीयर होगा दैट विल बी डिफरेंट बिकॉज़ ऑफ इफेक्टिव वेवलेंथ चेंज। तो हम लिखेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी, apparent frequency observed क्या होगा? इक्वल्स टू क्या? v बाय लैम्डा इफेक्टिव वेवलेंथ, इफेक्टिव कह देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे fs इक्वल्स टू व्हाट? v डिवाइडेड बाय क्या? v माइनस vs होल डिवाइडेड बाय v माइनस vf, राइट। ये लिख देंगे। तो इसको लिख सकते हैं f dash इक्वल्स टू क्या? v बाय v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू क्या? ओके। अगर रिसीड करेगा, अगर सोर्स मूव करेगा, ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा, और सोर्स जो होगा अवे मूव करेगा, तो जैसे यहाँ पे साइन क्या कर देंगे? पॉजिटिव। अब ये फ्रीक्वेंसी देखो क्या होगा? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अपर वाला जो न्यूमरेटर आ रहा है b है और डिनोमिनेटर का क्या है? b माइनस bs, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। ये अगर डिनोमिनेटर पार्ट डिक्रीज होगा तो होल टर्म विल इंक्रीज ना। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व दैट इज इंक्रीज, राइट, बढ़ जाएगा तब जब पास आएगा। अब दूसरी बात ये देखना, हमेशा ध्यान देना, अगर दोनों में से कोई भी मूव कर रहा हो, दोनों मूव कर रहा हो, देखना है स्पेशली फाइनल इफेक्ट क्या है, अप्रोच कर रहा है क्या। तो फाइनल इफेक्ट अगर अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। और फाइनल इफेक्ट अगर ये होता है कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अब कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर दो ऑब्जेक्ट है
ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, दोनों अगर दोनों अगर सेम स्पीड से जा रहे हैं तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, राइट ना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है 0। अगर एक 10 से जा रहा है दूसरा 20 से जा रहा है, दैट डिपेंड्स कि क्या करेगा, अप्रोच करेगा कि रिसीव करेगा। अगर आगे वाले फास्ट है तो वो क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। अगर आगे वाले स्लो है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अप्रोच करेगा, राइट। वन सोर्स और ऑब्जर्वर, दैट डिपेंड्स कि which one is in front। अब तो मेरा एवरीवन हो गया यहां तक। इसका नेक्स्ट कंडीशन देख लेंगे, अगर अपोजिट है तो जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ओके, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इफ ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड source is moving away from केस क्या हो जाएगा, कुछ केस हो जाएगा। और वेलोसिटी की डायरेक्शन, स्पीड साउंड की डायरेक्शन, स्पीड का डायरेक्शन क्या लेना, हमेशा सोर्स टू ऑब्जर्वर, क्योंकि ये इधर से इधर जाएगा तभी सुनाई देगा, जिधर भी ऑब्जर्वर है उधर हम सुनेंगे। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या है, और यहां से सोर्स जो है क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपोजिट डायरेक्शन। इस केस में क्या हो रहा है, ये इसका अप्रोच करेगा, लेकिन ये जितना टाइम में अप्रोच कर रहा है इसको ज्यादा टाइम, क्योंकि ये पीछे भी जा रहा है, राइट। तो इसलिए क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इन दिस केस व्हाट effective wavelength लैम्डा इफेक्टिव क्या हो जाएगा, v t प्लस का, देखो थोड़ा सा ये इधर जाएगा, ये इधर, दोनों का समेशन क्या होगा, प्लस v प्लस, मतलब इसको जितना डिस्टेंस ट्रैवल करके इसको रीच करना था उससे ज्यादा डिस्टेंस साउंड को ट्रैवल करना, क्योंकि ये हर टाइम पे पीछे मूव कर रहा है। तो यहां से लैम्डा इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगा, लिख देंगे v plus vs into t, that is lambda effective equals to what, v plus vs divided by frequency actual divided by the source and apparent now apparent frequency of job क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कुछ मैनेज आप गेस से कंटिन्यू क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय लैम्डा इफेक्टिव। तो यहां से आप गेस की वैल्यू लिख सकते हैं v बाय v प्लस vs इनटू क्या एक्चुअल कोई प्रॉब्लम ऐसी then up to here everyone, किसी को कोई प्रॉब्लम
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फाइनली डिक्रीज होगा। डिनोमिनेटर पार्ट ज्यादा है, होल टर्म विल डिक्रीज, मतलब एवरेज फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, अगर इन दोनों को बच्चों कंबाइन कर देंगे तो क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर जो एक्सप्रेशन है उसमें प्लस माइनस लिख देंगे, प्लस माइनस लिख देंगे, और इफेक्टिव जो होगा वो अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर लेंगे कंबाइन। Combining our two expression, right? या दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे क्या लिख देंगे, एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व एक ही बात है, क्या लिखेंगे, f dash इक्वल्स टू क्या, v1 v प्लस माइनस vs, ओके, इनटू क्या, एक्चुअल यहाँ पर लिखिए, पता ही है हमें सब कुछ, v velocity of sound, velocity of source, okay, और actual frequency, emitted by the source, right, actual frequency emitted by the source, then next क्या होता है, next क्या है, apparent frequency observed, राइट ऑन अपनी यहाँ पर डन एवरीवन अप टू हियर, कंप्लीटेड, रिप्लाई करो हो गया तो सभी, ओके, यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, मान लो ऊपर वाले चारों केस को हमने दो केस को कंबाइन किया, पहले वाले दो केस को कंबाइन किया, हमने अगर चारों भी केस को कंबाइन कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है, उसको मैं फर्स्ट में भी लिख सकता था, डायरेक्ट इस फार्मूले में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सही नहीं लगता, आपको भी सारी चीजें समझ आ रहा है, तो आप इसको अगर सभी को कंबाइन करेंगे प्लस माइनस, और प्लस और माइनस कैसे लेंगे, वो साइन कन्वेंशन दिमाग में रखेंगे, जो अप्रोच करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को, एपरेंट फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा तो वी नीड टू सी किसकी स्पीड अप्रोच कर रहा है, ऑब्जर्वर की क्या या सोर्स। अगर ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है तो प्लस है क्योंकि ये ऊपर है, और अगर सोर्स अप्रोच कर रहा है तो ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, और नीचे हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बिकॉज़ डिनोमिनेटर पार्ट स्मॉलर होगा, होल फ्रीक्वेंसी
क्या हो जाएगा, नॉट कर दिया। अब एक बार सारे कंबाइन करो, ऑन कंबाइनिंग ऑल, combining all the four keys. अगर सभी को कंबाइन करें क्या हो जाएगा, F effective equals to velocity of sound plus minus velocity of object and divided by velocity of sound plus minus velocity of source into क्या actual emitted by the source, actual frequency emitted by the source। ये चारों अब देखो कैसे करेंगे, इसमें सारे केसेस ये आ जाएंगे, राइट ना, कैसे आ जाएंगे, सपोज करो वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0 है, इसको हटा दो, ये कंडीशन हो जाएगा। अब अगर अप्रोच कर रहा है तो प्लस, रिसीव कर रहा है तो माइनस, कंडीशन कंप्लीट। मतलब अगर सोर्स ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है तो प्लस लिख देंगे और अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो माइनस लिख देंगे। अब सपोज करो ऑब्जर्वर रेस्ट में, सोर्स मूव कर रहा है तो इसका काम खत्म, ये हटा देंगे। अब अगर सोर्स अप्रोच कर रहा है तो माइनस और दूर जा रहा है तो प्लस, क्यों, अगर अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के लिए डिनोमिनेटर पार्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर कम होना चाहिए तो ये क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। when source is coming towards the observer, when source is going away from the observer then you can take positive, because अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव लोगे तो ये होल टर्म्स will be smaller, apparent frequency will be smaller, राइट। तो अब कंबाइनिंग अब ये कर देंगे। तो दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों ही मूव कर रहा है, राइट ना, इसी में और सारे केसेस बन जाएंगे। velocity of source plus minus velocity of observer divided by velocity of sound plus minus velocity of source into the actual frequency. राइट ना, अब सपोज करो कि दोनों ही मूव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, क्या लिख दोगे करंट फ्रीक्वेंसी, F dash equals to B plus VO divided by V minus VS into F। अगर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं क्या लिखेंगे, V dash equals to B minus VO divided by V plus VS into the frequency। इस तरह से अगर एक पास आ रहा है दूसरा दूर जा रहा है, उसके लिए कंडीशन हम यहाँ से सारे जनरलाइज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर दो और केस फिफ्थ लिख दो, इसको सिर्फ एज अ फार्मूला लिख देते हैं, केस राइट। इफ source and observer both moving towards each other, अगर सपोज करो कि दोनों ही एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कौन सा केस लोगे, बताओ कौन सा केस लोगे, दो केस को कंबाइन करना पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड, राइट ना, when observer approaching the source, third when source approaching the observer, दोनों का अगर कंबाइन कर दोगे तो वो फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा, अगर ऑब्जर्वर पास आ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है, और इस फॉर्मूले को देखो और सोचो कि ऑब्जर्वर को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो तुम्हें ये समझ आएगा कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमने v plus v4। अब नीचे सोर्स भी अप्रोच कर रहा है, अगर सोर्स भी अप्रोच कर रहा है, पास आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा,
और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के PS की साइन क्या लेना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो मोल टर्म्स एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर। क्या ले लेंगे, B माइनस BS, ये तुम्हारा इनटू कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां से केस 5 ले लो, केस 6 लिख देते हैं, लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे, if source and observer both moving away from each other, away from each other, अगर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो उस केस में दोनों ही क्या करेगा, डिक्रीज करना चाहेगा फ्रीक्वेंसी को। अगर दोनों ये ऑब्जर्वर भी सोर्स, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि ऊपर में है तो घटा देंगे तो घट जाएगा, और नीचे में बढ़ा देंगे तो घट जाएगा। नीचे में बढ़ाने के लिए क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। मतलब क्या, VO should be negative और VS should be positive. Apparent frequency as usual, velocity of sound minus velocity of observer, velocity of sound plus velocity of source into actual frequency emitted by the source is this apparent frequency observed by the observer. Right? लिखिए यहाँ तक सभी। देखो इसमें क्या है, यहाँ से हम क्या करें, हमने अपना इसीलिए हमने क्या किया, मॉडिफाई। राइट ना, अगर दोनों पास आ रहे हैं, दोनों बढ़ाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। राइट, दोनों घटाना चाह रहे हैं, ऊपर माइनस घटेगा, नीचे जितना ज्यादा होगा उतना घटेगा, तो नीचे। यहाँ से सिंपल एक साइन कन्वेंशन दिमाग में रखोगे, सारे प्रॉब्लम इस तरह के सॉल्व होंगे। गॉट इट एवरीवन अप हियर? यहाँ तक नोट कर लो सभी फास्ट। कंप्लीटेड, यहां तक हो गया? और क्या लिख सकते हो, और कोई केस हो सकता है इसका बताओ? एनी मोर केसेस? ये कौन सा केस था, 6th? केस 7। इसमें क्या करेंगे, राइट, अगर मान लो सोर्स पास आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या देखा, दोनों अगर पास आ रहे तो 5th केस में, और 6th में क्या देखा, अगर दोनों दूर जा रहे हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर सोर्स पास आ रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्वर दूर जा रहे हैं, दूसरी कंडीशन हो जाएगा, अगर ऑब्जर्वर पास आ रहे हैं और सोर्स दूर जा रहे हैं, उसके कंडीशन हम अकॉर्डिंगली हम साइन इसमें लिखेंगे। इफ source approach moving towards the observer and observer moving away from it, observer moving away from the source, right? देखो ये टुवर्ड्स मूव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अवे मूव। एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, देखो बी ऑब्जर्वर क्या कर रहा है,
अवे मूव करेगा। अवे मूव करेगा क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा, और फ्रीक्वेंसी को अगर डिक्रीज करेगा तो साइन क्या लगेगा, ऊपर वाला है, ऊपर वाले को डिक्रीज करने के लिए नेगेटिव लेंगे। और सोर्स क्या कर रहा है, पास जा रहा है, तो सोर्स को पास जाने के लिए क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नीचे वाला इसको, दिस इज राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, केस 8, source moving away from the observer and the observer moving towards the source, and the observer moving towards the source। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सोर्स क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, मतलब सोर्स क्या करना चाहता है, फ्रीक्वेंसी को, इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहता है, और सोर्स का भी इधर नीचे मतलब क्या होगा, ऐड। तो ऑब्जर्वर को क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को भी ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि वो बढ़ाना चाहता है, ऊपर अगर है तो कैसे बढ़ाएगा, वो बनाएगा ऐड फ्रॉम ऑब्जर्वर, और सोर्स घटाएगा क्या है, ऐड करेंगे। This is all about droplet। लाइक एक और कंडीशन इसमें हो सकता है क्या, अगर स्पीड ऑफ, अगर मीडियम भी मूव कर रहा है, अगर साउंड अगर ट्रैवल कर रहा है, सपोज करो इनसाइड द वाटर इज फ्लोइंग आल्सो, इफ इट इज मूविंग इन द एयर, एयर इज ब्लोइंग आल्सो, देन द एयर का स्पीड भी कंसीडर किया जाएगा, राइट ना। एक्चुअली एयर का स्पीड क्या करेगा, जो साउंड का स्पीड है उसको फास्ट और स्लो कर देगा, तो साउंड के स्पीड में प्लस और माइनस कर देंगे अकॉर्डिंगली। अगर साउंड के डायरेक्शन में सोर्स फ्लो कर रहा है तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है तो माइनस, राइट। कौन, अगर एयर ब्लो कर रहा है सोर्स के साउंड के स्पीड के डायरेक्शन में तो प्लस, अपोजिट में माइनस। उसको मैं लिखा हूं, इसको नोट डाउन कर दो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, anyone have any problem then ask me। Completed everyone?
नेक्स्ट लिखेंगे द मीडियम इज आल्सो मूविंग if the medium is also in motion. राइट, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ सपोज करो विंड, राइट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ, इसको लिखेंगे प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, राइट, और प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर divided by velocity of sound plus minus velocity of wind plus minus velocity into that right VW V plus minus velocity of wind plus minus velocity of observer divided by V plus minus velocity of wind plus minus velocity of source into frequency, right? ये तुम्हारा टोटल सभी केस को एक साथ लेके चल पा रहा है, लिखेंगे वे है ये जनरल एक्सप्रेशन, राइट, इसमें सारे क्या है, सपोज करो वेलोसिटी ऑफ विंड 0 है तो विंड की वेलोसिटी 0 कर, सोर्स 0 है, सोर्स की वेलोसिटी 0, ऑब्जर्वर 0 है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0, ठीक है, टुवर्ड्स मूव कर रहा है, अभी मूव कर रहा है, अकॉर्डिंग जो भी साइन हमें पता चला, राइट, वे क्या लिखेंगे v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, राइट, v इक्वल्स टू velocity of what? Wind. V को velocity of observer Vs velocity of right, wind की velocity पॉजिटिव कब लेंगे, if the direction of wind flow या wind blow is towards the direction of sound, right, towards the direction of sound, not the direction यहाँ completed. If done, then reply to the past. साइन कन्वेंशन सभी का याद रखना है, साइन कन्वेंशन में किसी को कोई प्रॉब्लम, ऑब्वियस सी बात है गिवन रहेगा, जब तक गिवन नहीं रहेगा तब तक हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें डेटा गिवन ही होता है तभी हम सॉल्व करेंगे। हमने कह दिया तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करना, करोगे क्या, तुम पूछोगे सर कहाँ डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, नहीं
तो जो डिस्टेंस बताऊंगा कि यहाँ से पुणे का डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करो, तो तुम्हारे पास डेटा नहीं, कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना। सिंपली अगर मैंने बोला डिस्टेंस फाइंड करो तो मतलब नहीं, राइट। तो कभी भी डेटा गिवन होता है, अगर कभी भी कोई चीज फाइंड करना है, तो अगर विंड इफेक्ट करेगा, विंड की स्पीड दिया हो, राइट। इसको नोट डाउन कर दो ना, रिपीट कर दो। कैसे रिपीट करोगे? पहले राइट डाउन, जिस बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, आफ्टर दैट मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये सिर्फ फार्मूला लिखो, वेलोसिटी ऑफ विंड है, मैंने यहाँ पे लिखा ही है, साइन कन्वेंशन में बता रहा हूँ, ओके। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्या लिख रहा है सर? अगर सोर्स, इफ सोर्स इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड सेम टाइम गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऐसा होता है? एक टाइम में या तो पास जाएगा या दूर जाएगा। एट द सेम टाइम दो काम कैसे कर सकता है? या तो पास भी जा रहा है और दूर भी जा रहा है। तो दूर जा रहा है तो वहां तो कंडीशन सारे लिख दिए, उसमें क्या हुआ? पहले आया और फिर दूर चला गया, दूर जा रहा है, दूसरा कंडीशन आ गया। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, ट्रेन इधर से आ रही है, और ट्रेन आ रही है अप्रोच कर रही है, और इसके बाद जा रही है तो रिसीव कर रही है। उसके दोनों कंडीशन, फर्स्ट टू कंडीशन वही, इसमें क्या सोचना है? सिर्फ क्या है कि देखो कि पास आ रहा है कि दूर जा रहा है, करेक्ट। तो अगर ट्रेन आ रहा है यहाँ से, पास आ रहा है, तो पहले वो अप्रोच कर रहा है, पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और फिर दूर क्रॉस करके जब दूर जा रहा होगा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर हमारे पास कोई, हम अगर खड़े हैं कहीं पे, अगर व्हीकल, बाइक या ट्रेन हमारे पास आ रहा है या दूर जा रहा है, तो हम उसी पिच से डिफाइन, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उसी फ्रीक्वेंसी, एवरेज फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है या फील होता है, तो हमें लगता है कि जो सोर्स है वो हमारे पास आ रहा है। अगर हमें वो पिच कम होता हुआ फील हो रहा है, हमें लगता है कि वो क्या होता है? दूर जा रहा है। इसीलिए हमें बिना देखे साउंड को आइडेंटिफाई करके, ऑब्जर्व करके, we can conclude that the object is moving towards me or away. Okay? If source is moving forward, क्या होता है forward? सारे कंडीशन वन बाय वन, 10 कंडीशन लिखे, एक फॉर्मूला अगर ये लिख दूं तो काम चल जाता है। समझ आ रहा है? ये फॉर्मूले से पूरा सारे सॉल्व हो जाएंगे, राइट। अब बोले सर आगे, मैं बोला दूर जा रहे हैं, तो सर अगर दूर जा रहे हैं, धीरे जा रहे हैं, धीरे जा रहे हैं तो धीरे वाला स्पीड पुट करेंगे, यहाँ पे फास्ट जा रहे हैं तो फास्ट वाला स्पीड पुट करेंगे। ऑल कंडीशन इंडिविजुअली आई एक्सप्लेन, ओके। अब इसमें अवे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड क्या होता है? अरे एसएचएम भी कर रहा है, तो ये कहाँ, मतलब क्या अभी बीडीपी के आगे है क्या? दिमाग काम करना बंद कर दिया? एसएचएम कर रहा है तो भी एक बार मीन पोजीशन पे अगर ऑब्जर्वर है या सोर्स है, एक बार दूर जा रहे हैं, जब दूर जा रहे हैं दूर वाला फार्मूला लगाओ, जब पास आ रहे हैं पास वाला फार्मूला लगाओ। सुबह सुबह कहाँ से कहाँ दिमाग को भेज दिया है? रेंट पे लगा दिया क्या? सिंपली देखना है कि पास आ रहे कि दूर जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन है कि वाइब्रेटरी है या ऑसिलेशंस है, दैट डजंट मैटर। इट ओनली मैटर्स द ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रेविटी। अगर पास आ रहे हैं तो उस रीजन के लिए आप बोलोगे जब पास जा, जब मीन पोजीशन से दूर जा रहे हैं
फ्रीक्वेंसी घट रहा होगा, और जब पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा होगा। दैट्स इट, राइट ना? सेम क्यों रहेगा? सेम तब रहेगा जब सेपरेशन, जब दोनों में या तो पास नहीं आ रहा है या दूर नहीं जा रहा है। If the source and observer are relatively at rest with respect to each other. ये बातें समझ आ रही? If the source and observer are at rest respective to each other, then the frequency will be same. Got it? ये कौन बच्चा है? कौन है? अरे जब मीन पोजीशन पे बेटा आ जाएगा, जब आ जाएगा तब आ जाएगा, जब दूर जाएगा तब दूर वाला लो, जब पास आएगा तो पास वाला लो। नहीं, थोड़ा पानी पियो, मन फ्रेश करो। कहाँ हो, क्या हो रखा है तुझे? इफ कम्स टू इनिशियल पोजीशन, रुक गया क्या? नहीं रुका तो चेंज होता रहेगा, राइट? गॉट इट? क्लियर हुआ? और पूछ लो अगर कुछ है तो इधर। नो प्रॉब्लम। जिस चीज को देखना है उस चीज को सिंपली देखो। इधर उधर का क्या है कि सर अगर रुक जाएगा, मीन पोजीशन पे आ जाएगा, अब तुम बोलोगे सर बहुत दूर चला जाएगा, फिर घर जाके वो रुक जाएगा, फिर खाना खाने लगेगा, ये सब कोई क्वेश्चन है क्या? है? जैसे हम सोर्स है, हम यहाँ पे सोर्स सर मूव कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर है, हम ऑब्जर्वर जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो जब तक आ रहा है तब तक उसको ऑब्जर्व किया, बस काम खत्म, राइट? अब बोलो सर जाने के बाद फिर तो वो आगे पीछे चला जाएगा, फिर दूसरे रास्ते से घूम के कहीं आगे से आ गया तो क्या हो जाएगा? मतलब ये क्या है, क्या पूछ क्या रहे हो, करना बोलना क्या चाह रहे हो? मैंने सिंपली बोला कि जिस पोजीशन पे जिस पर्टिकुलर टाइम पे सेपरेट हो रहा है फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगा, अकॉर्डिंगली साइन कन्वेंशन यूज करो। जब दूर जा रहा है या पास आ रहा है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, अब ये नहीं इधर से आया उधर चला गया, जब चला गया तो देखो पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कंसीडर करो कि क्या यहाँ फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर या सोर्स के सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, रिलेटिव मोशन कैसा है, उस अकॉर्डिंग से सॉल्व, राइट ना? सारी कंडीशन यहाँ पे दे दी और शुरू से कुछ भी नहीं पूछा, अभी अचानक सा कुछ भी पूछ लो। We have discussed all the conditions, right now? ये unnecessary दिमाग लगा रहे, दिमाग लगा रहे, थोड़ा लगाओ, अच्छे से देखो चीजों और कंडीशन होगी सर। अगर अभी कंडीशन बहुत सारे बाकी हैं क्वेश्चंस, अगर यहाँ से गया वॉल से टकरा गया तो जाने वाला फ्रीक्वेंसी अलग होगा, आने वाला फ्रीक्वेंसी अलग होगा। अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो मोशन तो हो रहा है लेकिन सेपरेशन डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो अलग कंडीशन है। ये सारे चीजें क्वेश्चंस बनते हैं, ये नहीं बनते सर एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है तो पर्टिकुलर सिचुएशन को देखो, पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सोर्स इज गोइंग अवे द ऑब्जर्वर, अकॉर्डिंगली उसके कंडीशन बनाओ। सारे कंडीशन हमने 9 कंडीशन इसीलिए लिखी, राइट? हर कंडीशन को देखो, या फिर सिंपल एक कंडीशन देखो, एक फार्मूला देखो, कौन सा? apparent frequency equals to velocity of sound plus minus velocity of wave, ये velocity of partition plus minus velocity of observer divided by velocity of sound plus minus velocity of source plus minus velocity of observer and velocity of source, right? now whole divided by actual frequency। अब यहाँ पे ठीक है, अब फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन, अब ये मत कहो कि सर अगर विंड जो है ऊपर मूव कर रहा है या फॉरवर्ड मूव कर रहा है, वहां पे हमें ये देखना है कि ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में साउंड अगर मूव कर रहा है तो एयर किधर मूव कर रहा है, सोर्स किधर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर किधर मूव कर रहा है, अकॉर्डिंग हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन में तुम्हें बता रहा हूं। अगर विंड का डायरेक्शन साउंड के मोशन के डायरेक्शन में, तो प्लस लेंगे, क्योंकि साउंड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और विंड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो साउंड की स्पीड को क्या करेगा, जो विंड होगा वो क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा,
जब बढ़ाने का काम करेगा तो ये ब्रैकेट में जो मैंने लिखा इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड लिया, जो कि विंड वेलोसिटी के कारण बढ़ जाए। लेकिन अगर साउंड इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जर्वर इधर है, सोर्स इधर है, तो अगर साउंड इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और विंड अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओके। और यहाँ पे बी ऑब्जर्वर जो है प्लस कब लेंगे, जब आप अप्रोच करेगा, माइनस कब लेंगे, जब रिसीव करेगा। सोर्स प्लस कब लेंगे, जब अप्रोच रिसीव करेगा, दूर जाएगा, और माइनस कब लेंगे, जब अप्रोच करेगा। इतना सारा में सिर्फ एक बात है, अगर अप्रोच हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और रिसीव दूर जा रहा है फ्रीक्वेंसी घटेगा। पूरा डॉपलर इफेक्ट में इतना ही है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी अगर दो ऑब्जेक्ट या दोनों मूव कर रहा है या सिंगल एक मूव कर रहा है, तो दोनों का इफेक्टिव फाइनल मोशन क्या है, अगर पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, अगर दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। वो कंडीशन सर्कुलर मोशन है, वाइब्रेटिंग मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कम ही आ रहा है फिर क्रॉस करके जा रहा है, जो भी कंडीशन है हर कंडीशन के लिए फिट होता है। ये दो बातें याद रखना है, और फॉर्मूले ये याद रखना है, राइट। सारे कंडीशन का याद रखते हो वो भी सही है, ओके। समझ आया? चलो इसमें हम लिख देंगे बी, यहाँ पे लिखो बी ओमेगा, बी डब्ल्यू, राइट। साइन कन्वेंशन अगर लिखना चाहो यहाँ लिख दो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, सभी का साइन कन्वेंशन लिख देते हैं, राइट ना। तो क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ बी डब्ल्यू will be positive if wind is blowing towards the velocity of sound, towards the velocity of sound, and negative if blowing opposite to the motion or velocity of sound. राइट ना, ये एक पॉइंट लिख दिया हमने स्पीड विंड के लिए, राइट ना। विंड का वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे अगर साउंड के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों जा रहे हैं तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब दोनों जगह, पॉजिटिव मतलब दोनों जगह, राइट ना। सेकंड ले लेंगे वी ओ will be positive in case of approaching the source, and negative in case of separating away from right, मतलब क्या, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कांस्टेंट लेंगे अगर दोनों अगर अप्रोच कर रहे हैं, और नेगेटिव लेंगे अगर वो सेपरेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या ले लेंगे, vs will be negative positive if
going away from the object, and negative आगे के केस में क्या पॉजिटिव and negative VS will be negative. If it approach the object. नोट डाउन कर दो। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नोट डाउन हो गया? चलो इसको लिखो यहाँ तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके बेसिस पे प्रॉब्लम करेंगे, बिट्स का भी प्रॉब्लम करो, जो डाउट है वो हम क्लियर करेंगे। ओके डन।